हेलो एवरीवन। हम लोग IIT JEE एडवांस 2023 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जो फिज़िक्स का पेपर 1 था, पहले वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो देखा जाए, फिज़िक्स पेपर 1 से शुरू कर रहे हैं, है ना। ये पहला क्वेश्चन दिया गया था IIT JEE में। तो इसमें कहता है कि एक स्लाइड है, फ्रिक्शनलेस कर्व्ड सरफेस, ये वाला स्लाइड बिकम्स हॉरिजॉन्टल एट इट्स लोअर एंड, यहाँ आके हॉरिजॉन्टल हो जाता है। फिक्स्ड ऑन टेरेस ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ हाइट 3h, ये बिल्डिंग का हाइट है as shown in the figure. Spherical ball of mass m is released on slide from rest, यहाँ रेस्ट से h हाइट से एक बॉल को स्लाइड करने के लिए छोड़ दिया गया। तो कहता है कि बॉल लीव्स स्लाइड्स विद a velocity u नॉट, यहाँ जाके इसका वेलोसिटी u नॉट हो गया। तो इतना तक तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात लग रही कि भाई यहाँ स्मूथ है सरफेस, यहाँ से h हाइट नीचे आया तो यहाँ पर पहुँच के इसका जो स्पीड हो जाएगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 2gh, है ना। ये तो होता ही है। तो यहाँ पहुँच के u नॉट इतना हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि वेलोसिटी यहाँ पहुँच के u इज इक्वल टू u नॉट इंटू एक्स कैप, मतलब x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, सही बात है, हॉरिजॉन्टल होगा तो u नॉट विल बी इतना। पहला ऑप्शन देखो यही लिखा हुआ है, u नॉट का वैल्यू बताना था, तो रूट 2gh है मैग्नीट्यूड और x कैप डायरेक्शन, सही हो गया। फिर कहता है एंड फॉल्स ऑन ग्राउंड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द बिल्डिंग मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, यहाँ जाके जब गिरता है तो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर आके गिरता है। कहने का मतलब यहाँ पहुँच के जो इसका नेट वेलोसिटी होगा वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे होगा। तो ये थीटा तो वर्टिकली अपोजिट, ये भी थीटा होगा, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। इसको थोड़ा ठीक करें, हाँ, तो ये हो गया, ये थीटा है, ये थीटा हो गया, है कि नहीं। और ये थीटा पूछा भी है कि कितना होगा, कितने एंगल पर आके गिरेगा। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, हम लोग कॉपी में भी ऐसे कई बार किए। तो इसमें होता है कि x वाली वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट रह जाती है ऊपर से नीचे तक। यहाँ रूट 2gh था तो रास्ते में हर जगह इसका x वाला वेलोसिटी रूट 2gh ही रहा होगा। तो यहाँ पहुँचते समय इसका x डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी है वो रूट 2gh है, अंडर रूट ऑफ 2gh लिख दे रहे हैं। प्लस वर्टिकल वेलोसिटी भी आ चुकी है इसके पास, है ना, ग्रेविटी में गिर रहा है, वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी मिल गई इसको, सॉरी ये जेड डायरेक्शन, तो वर्टिकल वेलोसिटी भी मिल गई होगी इसको। कितना, तो हम लोग कहते हैं कि अगर कोई चीज़ वर्टिकल डायरेक्शन में रेस्ट से शुरू करे, इसका वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है इसके पास, तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 है और वर्टिकली इसको 3h नीचे आना है। तो 3h नीचे आने पर इसका स्पीड कितना हो जाना चाहिए, तो अंडर रूट ऑफ, अगर h हाइट नीचे कोई गिरे रेस्ट से तो उसका स्पीड होता है रूट 2gh, और ये कितना गिर रहा है 3h नीचे, इसका यहाँ वाला वेलोसिटी लिख दे रहे हैं हम, कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना, रूट 2gh वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं 2g 3h, है ना, रूट 2gh वाले फॉर्मूले से, ठीक है। अब हमको ये जो नेट वेलोसिटी है इसका, ये इन्हीं दोनों का तो रिजल्टेंट है, इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट है नेट वेलोसिटी, और यही नेट वेलोसिटी कितने एंगल पर बताना है। तो ठीक है, tan थीटा लिख देते हैं, यहाँ से tan थीटा लिखेंगे तो दिस वेलोसिटी अपॉन दिस वेलोसिटी, है कि नहीं। तो 2g और h कैंसिल हो जाएगा, दोनों में से रूट 3 बचेगा, tan थीटा इज रूट 3, इसका मतलब कि थीटा इज 60 डिग्रीज। तो ये देखो सी ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, है ना, ये सही हो गया। और फिर एक और चीज आगे लिखा है, देखो कहता है कि इट बाउंसेस ऑफ विद वेलोसिटी v, यहाँ टकराने के बाद v वेलोसिटी से जंप किया एंड रीचेस अ मैक्सिमम हाइट h1। अब यहाँ से जब जंप किया तो ग्राउंड से h1 हाइट ऊपर तक गया। तो फिर कहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g लेना है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोला है यहाँ पर 1/√3, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये जो रेशियो है ये इतना दिया है 1/√3। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, अब हम लोग को देखो यहाँ d/h1 भी निकालने को कहा है, तो एक बार अच्छा v सोच लें कि v जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं। यहाँ टकराने के बाद इसका जो वेलोसिटी होगा इधर की तरफ जंप करेगा टकराने के बाद, तो इसका एक x कंपोनेंट होगा प्लस x और एक z कंपोनेंट, ऊपर z है ना, तो एक प्लस z में भी एक कंपोनेंट होगा। तो ये तो गलत दिख ही रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा है देखो समथिंग इनटू x कैप माइनस z कैप, माइनस z कैप मतलब नीचे, क्या टकराने के बाद वो नीचे जा रहा है क्या, नहीं, टकराने के बाद तो इधर वेलोसिटी है, प्लस z पे कंपोनेंट होना चाहिए, ये तो गलत ही है। चलो तो आगे इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या क्या बोला है, उसके हिसाब से देखो क्या होना चाहिए।
यहाँ 3h हाइट से आया, ये 3h हाइट है, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी इसका √2gh था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यहाँ से आया। तो टकराने के बाद यहाँ से वापस जब जम कर, अच्छा देखो टकराने से ठीक पहले उसका x और y वाला वेलोसिटी हम लिख दे रहे हैं कितना कितना है ना। यहाँ ग्राउंड से टकराने से ठीक पहले x डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी उतना ही था जितना शुरू में था, √2gh, और y डायरेक्शन में कितना था, √2g इंटू 3h, है ना, ये y वाली वेलोसिटी थी। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है 1/√3, तो ये वाला वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ना, ग्राउंड की तरफ आने का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये है, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इसका e टाइम्स होने वाला है, नहीं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, e टाइम्स करें, e टाइम्स मतलब कितना, 1/√3 है कि नहीं। तो इसको इंटू 1/√3 जब करेंगे तो ये वाला 3 देखो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा टकराने के बाद। हम इधर बना दे रहे हैं नया डायग्राम, ये टकराने के पहले का वेलोसिटीज है ना, टकराने के तुरंत बाद की वेलोसिटी ड्रॉ कर रहे हैं। तो ग्राउंड से टकराने के तुरंत बाद x वाली वेलोसिटी तो उतना ही लिख दे रहे हैं, √2gh था, √2gh लिख दे रहे हैं, है ना। और ये वाली जो वेलोसिटी है ये उल्टा हो जाएगा इधर की तरफ, और कितना, e टाइम्स 1/√3 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा, √2gh आ जाएगा, है कि नहीं, √3 कैंसिल हो जाएगा। तो जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर का डायग्राम बना दिए। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए जाएगा, और ये जो जितना हाइट जाता है ये हाइट h1 है, क्वेश्चन में कहा है ना, तो h1 लिख देते हैं कितना है। तो देखो भाई यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी √2gh है, और कोई प्रोजेक्टाइल कितना मैक्सिमम हाइट तक जाता है, दैट इज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2g, ऐसे याद करते थे ना, u वर्टिकल स्क्वायर अपॉन 2g। तो इसका स्क्वायर अपॉन 2g, तो 2g कट जाएगा, h बचेगा, तो h1 विल बी इक्वल टू h, है कि नहीं, u वर्टिकल का स्क्वायर अपॉन 2g, इतना हाइट तक ये जाने वाला है। तो ये हो गया। अच्छा इसमें एक d की बात भी किया है कि यहाँ से कितना दूर जाके गिरा उसको d लिखा है, ये डिस्टेंस वो भी लिख लेते हैं कितना होगा। अच्छा यहाँ से आते समय हमेशा इसका x डायरेक्शन वाला वेलोसिटी इतना ही रहेगा, इस पूरे पाथ में प्रोजेक्टाइल में x वाला वेलोसिटी √2gh ही रहने वाला है, y वाला तो बढ़ रहा है लेकिन x वाला तो कांस्टेंट है। कोई कहे कि x में कितना आगे निकल गया, कांस्टेंट वेलोसिटी है x वाली, तो जितना समय लगा यहाँ से यहाँ तक आने में वो निकाल लेते हैं, वही टाइम इंटू x वाला वेलोसिटी कर देते हैं, तो d आ जाएगा। और हमको पता है कि ऐसे में जब इसका इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 था तो उसको h हाइट तक नीचे आ जाने में समय लगेगा √2h/g, और इसको h नहीं कितना नीचे आना है, 3h हाइट तक नीचे आना है, तो इसको समय लगना चाहिए था √2h/g, √2h/g वाला फॉर्मूला है ना, इतना समय लगा, और इतने समय तक √2gh से चला, तो d कितना हो जाएगा, यही टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा √2gh इंटू ये वाला टाइम, अंडर रूट के अंदर 2 इंटू 3h/g। तो यहाँ से g और g कट जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा और √3 और h बाहर आ जाएगा, तो ये d कितना आ गया, यहाँ लिख दें, d हो गया 2 और h बाहर आ गया, √3 बच गया अंदर, है कि नहीं, ये 2 दोनों में है, h दोनों में, और g तो कट गया, तो ये d आ गया। हमको ये रेशियो h1 और d का रेशियो करने को कहा था ना, तो हाँ, d अपॉन h1, ऊपर d लिखना है, तो d हो गया कितना, 2√3h, और अपॉन h1 इज h, ये 2√3 आया, तो ये सही लिखा हुआ है। तो पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, a, c और d, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, तो इसमें कहा है कि एक प्लेन पोलराइज्ड ब्लू लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म सच दैट देयर इज नो रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस ऑफ द प्रिज्म। यहाँ से कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर ऐसे गिर रही है कि रिफ्लेक्शन ही ना हो। अच्छा हम लोग तो सीखते थे पहले
कि जब भी लाइट किसी मीडियम बाउंड्री से इंटरेक्ट करती है तो कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन ज़रूर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा पूरा ट्रांसमिट हो जाए, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन ज़रूर। ऐसी बात होती थी पहले, लेकिन यहाँ तो बोला है कि प्लेन पोलराइज लाइट आई और रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं। एक्चुअली ये कोई जनरल अनपोलराइज लाइट नहीं है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है और इसमें रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। ये जो बात लिखी है इसमें कि रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, सब ट्रांसमिशन हो गया, उसके पीछे कोई रीज़न है ना, वो समझते हैं तभी हम आंसर तक पहुँचेंगे। देखो अब इसके लिए थोड़ा सा हम याद दिलाते हैं ब्रेविस्टर्स लॉ वाली बात। तो एक हम लोग ब्रेविस्टर्स लॉ सीखते थे, उसमें कहते थे कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होगा कि अगर अनपोलराइज्ड लाइट इस पे अगर भेजी जाए तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे से 90 डिग्रीज पे जब होती हैं तो ये वाली जो होती है रिफ्लेक्टेड वाली, ये पोलराइज होकर लौटती है कि नहीं। पोलराइज होकर लौटती है तो इसमें लेकिन एक और बात समझने वाली, देखो इस केस में पहले तो ये बोलते हैं कि ये एंगल कितना होता था, ब्रेविस्टर्स एंगल के बराबर, तब ऐसा होगा। और ब्रेविस्टर्स एंगल के लिए फॉर्मूला भी हम लोग सीखे थे, tan बीटा इज इक्वल टू, अगर ये एयर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और अगर ये म्यू है तो tan बीटा इज इक्वल टू tan IB इज इक्वल टू म्यू, ये होता था ना फॉर्मूला। चलो वापस आते हैं इसमें, तो इसको थोड़ा समझते हैं। इसमें देखो ये अनपोलराइज्ड लाइट जब आती थी इसमें हर डायरेक्शन में फील्ड का ऑसिलेशन होता था, मतलब इस प्लेन में भी ऑसिलेट कर रही है फील्ड और इसके परपेंडिकुलर प्लेन में भी ऑसिलेट कर रही होती थी, है ना। और अगर ये ब्रेविस्टर्स एंगल पर इंसिडेंट हुई तो जो रिफ्लेक्टेड वाली लाइट होती थी वो पोलराइज होकर रिफ्लेक्ट होती थी नहीं, और उसमें केवल ये वाले ऑसिलेशंस बचते थे, फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर वाले ऑसिलेशंस बचते थे और बाकी ट्रांसमिशन हो जाता था। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये जो लाइट आई थी प्रिज्म पर जो गिरी वो पोलराइज्ड लाइट थी, पहले तो अनपोलराइज्ड लाइट नहीं थी, पोलराइज्ड लाइट थी, और उसमें कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। सोचो ये लाइट ऐसी होती अगर इसमें इस डायरेक्शन का प्लेन, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाला फील्ड का ऑसिलेशन होता ही नहीं और इसको ब्रेविस्टर्स एंगल पे इंसिडेंट करा देते तो लौटना तो उसी को था, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाले फील्ड के ऑसिलेशंस ही लौटने वाले थे, और वो थे ही नहीं, ये ऑलरेडी पोलराइज्ड लाइट थी। मान लो लाइट ही ऐसी हो, जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं वो ऐसा ही था, बस ऑसिलेशंस उसमें परपेंडिकुलर वाले ऑसिलेशंस थे ही नहीं, तो अब ब्रेविस्टर्स एंगल पे इंसिडेंट करा दें तो लौटेगा क्या, कुछ भी नहीं, सारा ट्रांसमिट हो जाएगा। बात सही है। तो इसमें ट्रांसमिशन हो जाएगा लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और इस क्वेश्चन में यही बोला है कि ऐसी लाइट गिरी, ब्लू लाइट, कि कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, है कि नहीं। चलिए वापस आते हैं, तो इस क्वेश्चन में आते हैं फिर से। इसका मतलब ये जो लाइट आ रही है ये ऑलरेडी पोलराइज जो लाइट है, इसमें फील्ड के ऑसिलेशंस क्या है, इसी प्लेन में है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस में ही फील्ड के ऑसिलेशंस है। परपेंडिकुलर वाले लौटने वाले थे और थे ही नहीं वो, इसलिए लौटा कुछ नहीं। इसलिए ये जो पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा है, द ब्लू लाइट इज पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ये सही हो गया, है ना, पहला ऑप्शन सही हो गया। फिर आगे की चीजें भी हम पता कर सकते हैं। अब तो चलो हम आगे सॉल्व कर ले रहे हैं। ये एंगल बताना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर रेड लाइट, इसी प्रिज्म में से रेड लाइट पास की तो क्या हुआ उसके बारे में कहानी बताया है। तो बोला है कि इसका म्यू कितना होना चाहिए, इसका म्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में इस वाले का। तो कहता है कि ब्लू लाइट के केस में इसका म्यू था √3, इस वाले केस में कितना होगा बताना है। फिर कह रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ब्लू लाइट के केस में जो बाहर निकल रही एमर्जेंट रे जिसको हम लोग कहते थे ना, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस भी बताना है, एग्जिट प्लेन से कितना एंगल है। चलिए ये सब चीजें हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कहा है इसमें एंगल ऑफ डेविएशन पहले वाले केस में, ब्लू वाले केस में 60 डिग्रीज था। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। चलो ब्लू वाले केस के लिए पहले सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो ये है प्रिज्म और ये लाइट आई जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि ये जरूर IB ब्रेविस्टर्स एंगल जितना होता है उतने एंगल पे इंसिडेंट हो रही होगी, और tan IB होता है
इसके म्यू के बराबर, इसका म्यू दिया √3, तो tan IB इज इक्वल टू हो गया √3, तो इसका मतलब IB हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60 डिग्रीज, तो ये एंगल 60 डिग्रीज हो गया, ये एंगल को हम लोग A मान ले रहे हैं। फिर इसके बाद रे गई और बाहर निकली, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, E लिख दे रहे हैं, है कि नहीं। और इसमें ये भी कहा है कि टोटल डेविएशन इस वाली रे का 60 डिग्रीज होना चाहिए, तो उसके लिए भी एक इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग। तो टोटल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता था, याद करते हैं, I प्लस E माइनस A, ऐसे होता था ना। तो I प्लस E माइनस A है टोटल डेविएशन, और टोटल डेविएशन 60 डिग्रीज बोला है, तो इज इक्वल टू क्या था, I तो 60 निकाल ही चुके हैं, प्लस E माइनस A। इसका मतलब इस क्वेश्चन में E और A बराबर आने वाला है, E और A दोनों ही पूछा भी है, पता करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अब स्नेल्स लॉ लगाने जा रहे हैं, तो ये वाला एंगल को हम लोग R1 लिख रहे हैं अगर, तो यहाँ स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, तो साइन IB इज इक्वल टू साइन ऑफ IB इज इक्वल टू √3 साइन R1, √3 साइन R1, तो ये साइन 60 डिग्रीज है, √3/2 और यहाँ √3, तो साइन R1 हो गया 1/2, R1 आ गया 30 डिग्रीज। ये R1 का वैल्यू पता कर लिए। और ये जो R2 होता है ये वाला, हम जानते हैं R1 प्लस R2 A के बराबर होता है, तो अगर R1 30 डिग्रीज है तो R2 जरूर कितना होगा, A माइनस 30 डिग्रीज, है कि नहीं। और फिर अब यहाँ स्नेल्स लॉ यूज कर लेते हैं, यहाँ पर लगाते हैं स्नेल्स लॉ, तो √3 इंटू साइन R2 इज इक्वल टू साइन E, है कि नहीं। तो ये हो गया √3 इंटू साइन ऑफ, इसको सॉल्व कर लेते हैं बस, R2 की जगह लिख रहे हैं A माइनस 30 इज इक्वल टू साइन E की जगह लिख दिए साइन A, इसको एक्सपैंड कर लिए, तो √3 इंटू ये आ गया साइन A cos B माइनस cos A साइन B, तो साइन A और cos 30, साइन A इंटू √3/2 माइनस cos A साइन B, cos A इंटू 1/2 इज इक्वल टू साइन A, है ना। तो यहाँ √3 को अंदर ले जाए, तो 3/2 साइन A इधर लिखा हुआ है और इधर साइन A लिखा हुआ है, तो 1/2 साइन A, और ये लिखा है √3/2 cos A, इस साइड चला जाएगा, इज इक्वल टू √3/2 cos A, तो ये 1/2 कैंसिल, tan A इज इक्वल टू √3, तो A इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, है ना। तो ये एंगल आ गया 60 डिग्रीज, ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया, है कि नहीं। तो ये दोनों आंसर्स कर लेते हैं। तो इसमें कहा है कि एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 45, ये गलत हो गया, बी ऑप्शन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बताना भी बाकी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 60 डिग्रीज, ये वाला सही है, डी ऑप्शन। चलिए अब सी वाला देखते हैं। इसमें कहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दो इसका, तो जब मिनिमम डेविएशन दिया ही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसके लिए, कोई भी प्रिज्म हो तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म और मिनिमम डेविएशन, इनमें रिलेशन होता है ना, कुछ लिख देते हैं यहाँ पर। अगर याद हो आपको, ऐसे लिखते थे हम लोग, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन A/2, ये वाला फॉर्मूला याद है, तो आंसर हो जाएगा सीधा। तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, A है 60, डेल्टा मिनिमम दिया 30 डिग्रीज, तो ये हो गया साइन ऑफ 60 प्लस 30/2, साइन 45, 1/√2 अपॉन साइन ऑफ 60/2, 30 डिग्री, 1/2, तो ये आ गया √2, तो आंसर इसका √2 हो गया। तो कौन सा, हाँ √2 लिखा है, सही है, तो इसका A, C और D सही हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक सर्किट बनाया हुआ है, कहता है कि इस सर्किट में कैपेसिटर C इज इनिशियली अनचार्ज्ड, की इज ओपन, ये की ओपन है मतलब इसमें से कोई करंट नहीं जा रहा है। फिर कह रहा है कि इन दिस कंडीशन करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू 1 ओम रेजिस्टर, ये जो 1 ओम वाला रेजिस्टर है इसमें से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। फिर कह रहा है कि की इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू t0, एक टाइम पर इसको क्लोज किए, तो सर्किट ये भी बन गया, अब चार्जिंग होने लगेगा कैपेसिटर का।
फिर कह रहा है कि कौन सा सही है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R बताना है, T लेस देन T नॉट मतलब जब तक की नहीं लगाए थे तब तक वैल्यू ऑफ करंट I1 कितना है ये बताना है, फिर T इज इक्वल टू T नॉट के बाद इतना समय बीतने पर कितना चार्जिंग हो चुका होगा, करंट कितना, ये सब पूछा है ना, करंट इन द कैपेसिटर, हाँ, और फिर T गोज टू इन्फिनिटी पर चार्ज कितना। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये है नहीं सर्किट में इनिशियली, T इज इक्वल टू T नॉट के पहले ये है ही नहीं कुछ, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है, केवल ये 3 लाइन है शुरू की, ठीक है। और इसमें अगर करंट ऐसा है ना तो यहाँ से यहाँ तक का पहले पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेते हैं, है ना। ये सेल है तो हम लोग नहीं लिखते थे कोई सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E प्लस आई आर और E माइनस आई आर, कब होता था, E प्लस आई आर जब उसमें चार्जिंग हो रहा होता है और E माइनस आई आर जब उसका डिस्चार्जिंग हो रहा होता है। तो ये तो ऐसे जा रहा है ना करंट, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब ये E प्लस आई आर वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस इज 5 प्लस आई इंटू मतलब 1 इंटू 1 E प्लस आई आर, 5 प्लस 1 मतलब 6 वोल्ट। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डेल्टा भी है दैट इज 6 वोल्ट। अब इतना ही डेल्टा भी इसके अक्रॉस भी होना चाहिए और इसके अक्रॉस भी, पैरेलल में है ना तीनों चीजें। तो इसके अक्रॉस पहले तो कर लेते हैं 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 3 ओम रेजिस्टेंस, तो करंट कितना आ जाएगा 6/3 है ना, डेल्टा V बाई R 2 एम्पियर। तो I1 तो आ गया 2, तो I1 2 वाला एक ऑप्शन कौन सा हो गया, ये वाला, फॉर T लेस देन T नॉट वैल्यू ऑफ करंट I1 इज 2, ये सही हो गया। और देखते हैं R निकाल लेते हैं इसी से, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट, और इसमें से 2 एम्पियर अगर आया और इसमें से 1 एम्पियर आया तो ये 2 और ये 1 मिला के जरूर इसमें से 3 एम्पियर जा रहा होगा इस रास्ते, है ना, ऐसे 3 जा रहा हो, ये 2 और ये 1 मिला के, तो बस हो गया। अब इसका तो डिस्चार्जिंग हो रहा है, इसमें से करंट निकल रहा है, तो E माइनस आई आर यहाँ से यहाँ तक, तो 15 माइनस 3 इंटू आर E माइनस आई आर इतने के बराबर होना चाहिए, 6 वोल्ट के बराबर। तो ये हो गया 15 माइनस 3R इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से कितना आ गया 3, R इज इक्वल टू 3 आ गया। तो ये R इज इक्वल टू 3 वाला पहला ऑप्शन ये सही हो गया। फिर अब ये बात बच गया दोनों चार्जिंग वाली बातें हैं। अच्छा ये लास्ट तो बड़ा आसान होता है ना बताना, जो कहा है कि T गोज टू इन्फिनिटी पे जब फुल चार्जिंग हो चुकी है तो और करंट इसमें इस रास्ते नहीं जाएगा, पूरी चार्जिंग जितनी होनी थी हो चुकी, तो अब इसमें से करंट नहीं जाएगा। जब इसमें से करंट नहीं जा रहा है तो एक तरह से फिर से ये डिस्कनेक्टेड हो गया, एक तरह से जैसा शुरू में डिस्कनेक्टेड था अभी भी हो गया। कब की बात हो रही है, T गोज टू इन्फिनिटी की बात हो रही है ना। तो सैचुरेशन हो चुका है, तो जितना चार्ज आना था आ चुका है, अब इसमें से करंट नहीं जा रहा है, तो फिर अब यही लूप बना, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस फिर वही आ गया, कितना आ गया 6 वोल्ट जो पहले लाए थे। तो लास्ट डी ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट 6 वोल्ट, तो यहाँ से यहाँ तक अगर 6 वोल्ट है, इस कैपेसिटर के क्रॉस 6 वोल्ट है, तो इस पर चार्ज होना चाहिए कितना, C इंटू वी करते थे ना हम लोग, तो C इंटू वी मतलब 2 म्यू फेराड हम चार्ज लिखने जा रहे हैं, आंसर Q इज इक्वल टू इसका चार्ज लिखने जा रहे हैं फाइनल वाला 2 म्यू फेराड इंटू 6 वोल्ट मतलब कितना 12 म्यू कूलम। तो ये 12 म्यू कूलम लिखा भी है, तो ये तो सही हो गया डी ऑप्शन। अब एक रह गया कौन सा, सी वाला, कि इस समय पर करंट कितना होगा ये बताना है। चलिए उसके लिए सॉल्व करते हैं। अच्छा हमको फाइनल चार्ज पता है, तो इसका चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हैं, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी लिख सकते हैं। चलिए लिख के देखते हैं हम लोग। तो जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, ऐसे होता था ना चार्जिंग में। और वही चीज करंट हो जाता है Q अपॉन टाउ ई के पावर माइनस टी बाई टाउ, ये टाइम कांस्टेंट होता है ना टाउ, है ना। तो हमको करंट बताना है, टाइम दिया हुआ है, बस एक टाइम कांस्टेंट हमको पता करना है, Q भी हमको पता ही है। टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, तो याद करो ऐसे चार्जिंग डिस्चार्जिंग के केसेस में कैपेसिटर के अक्रॉस हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे पहले, है ना। थोड़ा याद दिलाते हैं कैसे करते थे।
टाइम कांस्टेंट होता था R इंटू सी, है ना। लेकिन हम लोग कैसे सीखते थे, ट्रिक था क्या कि हमको यहाँ से यहाँ तक कैपेसिटर के अक्रॉस अगर हम ऐसे जाएं तो टोटल कितना रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते थे, इंटू सी कर देते थे, टाइम कांस्टेंट आ जाता था। R इक्विवेलेंट इंटू सी करना है मुझे, और यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते वक्त रास्ते में जो जो सेल मिलेगा उसको समझ लेते थे कि वहाँ पर कंडक्टर लगा दिया जाए, रिप्लेस कर लेते थे उसको कंडक्टर से, है ना। ट्रिक था ना ये, ऐसा थोड़ी कि सेल कंडक्टर होता है, हम लोग एक ट्रिक की तरह से यूज़ करते थे। तो हम लोग इसको कंडक्टर बना लेते थे, इसको कंडक्टर बना लेते थे। R इक्विवेलेंट निकालना है यहाँ से यहाँ तक। तो जब यहाँ से चलेंगे तो ये 3 लाइन तो पैरेलल में हो गई, तो पैरेलल मतलब ये कितना लाए हम लोग, 3 लाए, ये 3 और ये 1, ये तीनों लाइन पैरेलल में हो गई। तो 3 और 3 का पैरेलल में कितना, 3/2 और 1 जोड़ लिया जाएगा, और फिर उसके साथ फिर लास्ट में ये वाला 3 भी आएगा ना सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा, इंटू सी कर देंगे तो टाइम कांस्टेंट आ जाएगा। चलिए निकालते हैं टाइम कांस्टेंट। तो पहले R इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं कैपेसिटर के क्रॉस, टर्मिनल्स के क्रॉस उसके, तो कितना होगा, तो 3 और 3 का 3/2 था और एक 1 पैरेलल में भी लगा हुआ था, तो 3/2 इंटू 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, है कि नहीं, ये आएगा। और फिर बाद में लास्ट में नीचे वाली लाइन में 3 ओम का और रेजिस्टर लगा था वो सीरीज में उसके साथ, तो तीनों का इक्विवेलेंट और फिर एक सीरीज, तो ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 3/5 प्लस 3, मतलब कि ये हो गया 18/5, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3.6, है ना। तो ये R इक्विवेलेंट है। अब टाइम कांस्टेंट लिख लेते हैं, वो होगा R इक्विवेलेंट इंटू C इज इक्वल टू, तो 3.6 इंटू 2 म्यू फेरेड था ना, तो इतना म्यू सेकेंड, तो ये आ गया कितना, 7.2। चलिए, तो इसमें देखो यही दिया हुआ है, T0 के बाद से इतना समय बीतने पर, मतलब एक टाइम कांस्टेंट जितना समय बीतने के बाद करंट कितना होगा ये बताइए, यही तो लिखा है। एक टाइम कांस्टेंट बीतने के बाद का करंट, देखो करंट ऐसे वैरी कर रहा है, एक टाइम कांस्टेंट बीत गया तो ये T जो टाइम है वो एक टाइम कांस्टेंट टाउ के बराबर है, तो ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, e⁻−1 हो जाएगा। और इसीलिए इस क्वेश्चन में e⁻−1 का वैल्यू दिया भी हुआ है, 0.36 लेना है आपको। चलो, तो इसको 0.36 हो जाएगा इंटू Q/टाउ, आंसर आ जाएगा। इधर लिख दे रहे हैं हम, I इज इक्वल टू, Q लाए थे हम लोग कितना, 12 म्यू कूलम अपॉन, ये आया है कितना, 7.2 म्यू सेकेंड इंटू e⁻−1, है ना, e⁻t/टाउ, तो ये आ जाएगा 1/0.6 इंटू 0.36, तो दिस इज इक्वल टू 0.6, ये आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इसमें देख लेते हैं कितना दिया था, तो 0.6 सही दिया है, सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, ये बार है, मास दिया हुआ है, उसका कितना है, लेंथ दिया हुआ है कितना है, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा है, मान लो ऐसा है, और एंड ऑफ द बार इज pivoted at a point about which it is free to, ये ऐसे एक तरह से हिंज कर दिए, यहाँ से घूम सकता है। स्मॉल मास 0.1 kg, वो 1 kg, ये 0.1 kg इज मूविंग ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक मास यहाँ से आके टकराता है, कहाँ पर, स्पीड इतना दिया है इसका, v0 का वैल्यू दिया हुआ है, m का भी वैल्यू दिया है, perpendicular to the bar, it hits the bar at a distance L/2 from pivot end, यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे आके हिट करता है एकदम बीच में, सेंटर पे, and returns back on the same path with speed v, तो टकराने के बाद वो v से लौटता है ना, v अभी बताया नहीं कितना है, रॉड भी घूमना शुरू करेगा, ओमेगा मान लेते हैं,
आफ्टर दिस इलास्टिक कोलिजन, ये कोलिजन इलास्टिक है, देखो बता दिया। तो कोलिजन के क्वेश्चंस में जब कभी भी ई का वैल्यू बता दे तो हम लोग सीखे थे कि सबसे पहले ई की इक्वेशन ही लिखनी चाहिए। सबसे पहले हम सेपरेशन और अप्रोच बराबर करने वाले। चलो फिर कह रहा है कि कोलिजन इज इलास्टिक, बार रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओमेगा बताना है और वी बताना है। ठीक है, ये तो बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन हो गया। नहीं, क्या करें, एक तो सेपरेशन अप्रोच बराबर करके ई का इक्वेशन लिखेंगे, और देखो अगर रॉड और मास को सिस्टम में ले लें तो हिंज से बाहर से झटका लगा है, फोर्स लगा है, लेकिन हिंज के अबाउट ही अगर देखा जाए तो उस फोर्स का कोई टॉर्क नहीं आएगा, हिंज फोर्स का कोई टॉर्क नहीं आएगा हिंज के अबाउट। तो वहां से लिखें तो टॉर्क जीरो आ जाएगा, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर लेते थे, ये तो करते ही हम लोग। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा देंगे हिंज के अबाउट, दो इक्वेशंस बना लेंगे, आंसर आ जाएगी। दो ही अननोन है, वी और ओमेगा। चलिए एक बार हम इक्वेशंस बनाते हैं। तो देखो सेपरेशन का वेलोसिटी, ये पॉइंट आगे भाग रहा होगा L/2 ओमेगा से, और ये जो पार्टिकल है पॉइंट मास वो पीछे जा रहा है V से। तो सेपरेशन का वेलोसिटी कितना हो गया, L/2 ओमेगा प्लस V, दोनों भाग रहे हैं। और अप्रोच का वेलोसिटी इज V0। एक हो गया L/2 ओमेगा, लिखते चलते, पहली इक्वेशन बनी, प्लस V इज इक्वल टू V0, है ना। इन सब का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो L दिया था 0.2 दिया था क्या, L का वैल्यू 0.2 मीटर, ठीक है। तो 0.2/2 ओमेगा बाई 10 हो गया ये, प्लस V इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड से आया था। ये इक्वेशन 1 है। दूसरा, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हिंज के अबाउट लिखना है। तो हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं। अब ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इधर क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो घट के आएगा। तो इसका हो गया यहाँ के अबाउट I इंटू ओमेगा, प्योर रोटेशन कर रहा है रॉड, तो ml/3 ओमेगा, और ये पॉइंट मास है तो इसके लिए MVD लिखते थे ना। तो ये m इंटू वी, ये इसका v का लाइन ऑफ मोशन है, और यहाँ से L/2 दूरी, तो mv/L/2, है ना। और घटेंगे क्योंकि ये इधर है और ये इधर है, तो एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं, माइनस करके लिखेंगे। चलिए लिखते, तो देखो क्या आएगा। रॉड का लिखा ml/3 ओमेगा, उसमें से उल्टा माइनस किया स्मॉल m इंटू वी इंटू डी। डी का मतलब भी लिखते कितना, डी कितना है L/2, है ना, इज इक्वल टू, और पहले कितना था mv0 L/2, है ना, इज इक्वल टू mv0 L/2। और L का और कैपिटल M सबका वैल्यू दिया हुआ है। कैपिटल M 1 था और L/3 लिखा हुआ है, L था 0.2, हाँ, तो जाएगा 4/300 ओमेगा माइनस स्मॉल m है 0.1 और L/2 भी है 0.1, तो V/100 इज इक्वल टू, स्मॉल m है 0.1 और ये हो गया V0 है 5, और ये 0.1 और L/2 भी 0.1, तो 5/100। यहाँ से 0 सब में से हटा लेंगे, ये दूसरी इक्वेशन बना लिए, है ना। इन दोनों को सॉल्व करके V और ओमेगा चाहिए था, तो जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे दोनों को, तो V प्लस V माइनस V कट जाएगा, तो ओमेगा इसमें से आ जाएगा। तो 4/3 प्लस 1/10, 4/3 प्लस 1/10 टाइम्स ओमेगा इज इक्वल टू, इधर कितना 10, दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा इज इक्वल टू 300 ऊपर और नीचे 43, 300/43, ये आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए तो ओमेगा आ गया, तो 6.8, 6.98 ये वाला आंसर आता है। अच्छा V भी पता करना था ना, तो ओमेगा मिल गया तो V तो मिल ही जाएगा, नहीं, ओमेगा इतना आ गया तो इसमें पुट कर देंगे, तो 30/43 प्लस V इज इक्वल टू 5, तो V आ जाएगा। V और ओमेगा दोनों सॉल्व कर लेने पर पहला ऑप्शन इनका, ये जो A ऑप्शन दिया है सही आ जाता है, 6.98 और V 4.3, ठीक है ना। ये तो बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं सोचना था, तो सबकी कॉपी में लिखा होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर देखो क्या है,
कंटेनर हैज ए बेस ऑफ 50 सेंटीमीटर क्रॉस 5, ये 5 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर, ऐसा एक कंटेनर है, इसका टोटल हाइट भी दिया है 50। इट हैज 2 पैरेलल इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग वॉल्स ईच ऑफ एरिया 50 क्रॉस 50। तो ये जो वॉल्स हैं 50 क्रॉस 50, 50 क्रॉस 50, और ये गैप है बीच में इतना। रिमेनिंग वॉल्स ऑफ द कंटेनर आर थिन एंड नॉन कंडक्टिंग, इधर इधर कंडक्टर लगाए हैं, और कंटेनर इज बीइंग फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3। ये जो लिक्विड भर रहे हैं इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। यूनिफॉर्म रेट से भरा जा रहा है, 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड भर रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कंटेनर आफ्टर 10 सेकंड्स, 10 सेकंड बीतने पर कैपेसिटेंस कितना हो चुका होगा। तो ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, 10 सेकंड बीतने पर कितना लिक्विड भर चुके होंगे ये निकाल लेते हैं। 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड भरा जा रहा था, तो 10 सेकंड में 2500 इतना सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड भर चुके होंगे, ठीक है ना। इतना सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड भर चुके होंगे तो कितना हाइट तक आ गया होगा वो हाइट निकाल ले रहे हैं, h कितना हाइट तक ये भर चुका होगा। कैसे, वॉल्यूम लिख दें इतना, तो ये हाइट कितना है बताना है, तो क्या करें 50 इंटू 5 इंटू h, ये इतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इसमें भर चुके हैं। So this should be equal to 50 into 5 into h। ये देखो 250 आ गया तो h is equal to 10 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो ये हाइट आ गया 10, इसका मतलब ये 10 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है, टोटल 50 सेंटीमीटर ये पूरा हाइट था। तो ये खाली वाला पोर्शन कितना है 40 सेंटीमीटर, और ये भरा वाला h is equal to 10 सेंटीमीटर, 10 40 है ना। तो इस समय इसका कैपेसिटेंस कितना है ये बताना है। तो देखो ये प्लेट और ये प्लेट पैरेलल प्लेट्स हैं, इसमें इतने तक में डाइलेक्ट्रिक भरा है, बाकी इतना खाली है, इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा है। तो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि 2 कैपेसिटर्स हैं, है ना, एक नीचे वाला डाइलेक्ट्रिक वाला और एक एयर वाला, और ये दोनों आपस में पैरेलल ही जुड़े हैं। दोनों का देखो ये इधर टर्मिनल है ना, तो ये वाला और ये वाला पैरेलल ही दोनों जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल में C1 प्लस C2 कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट A बाई डी और K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी दोनों का कैपेसिटेंस लिख लेंगे। तो ऐसा है, यहाँ तक 10 सेंटीमीटर तक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और यहाँ एयर है, यहाँ से यहाँ तक का कैपेसिटेंस निकालना था। तो एक ये और एक ये 2 कैपेसिटर बना लिए, इसका लिख लेते हैं पहले। तो K है 3 ना, तो 3 एप्सिलॉन नॉट A, एरिया ऑफ प्लेट कैसे लिखेंगे, तो ये है 10 और इधर गया पीछे 50 तक, है ना। तो ये एरिया ऑफ प्लेट कितना हो गया, ये 10 इंटू 50, 10 इंटू 50 एप्सिलॉन नॉट A बाई, और ये D है 5। थोड़ा सा यूनिट का भी ध्यान देना होगा ना। तो यहाँ देखो ये 10, ये सब सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, सबको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 पावर माइनस 2 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। ये भी सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर था, एक बच गया 10 पावर माइनस 2। इन तीनों को मीटर में कन्वर्ट कर लिए, है ना। तो ये इतना आ जाएगा इसका कैपेसिटेंस। इसी तरह से ऊपर वाले का निकाल लेते हैं, जैसे प्लस कर देते हैं दोनों को, C1 प्लस C2, है ना। तो ऊपर वाले का कैसे लिख रहे हैं, देखो एप्सिलॉन नॉट इंटू, वहाँ डाइलेक्ट्रिक नहीं है ना, तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू A बाई डी। ये 40 है और ये 50 है, तो 40 इंटू 50 बाई डी है 5, और इसमें भी वही चीज़ प्रॉपर यूनिट्स में लिखने लेना, 10 पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और ये आंसर आ जाने वाला है। तो ये हो जाएगा, देखो 10 पावर माइनस 2 था, तो ये हटा लेते हैं 0 0, ये 0 हटा लेते हैं, और ये 5 हट जाएगा, तो हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर भी ये 5 और 3 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 7 एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी दिया, उसको पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो आंसर कितना हो गया, ये 9 है ना, तो 7 इंटू 9 63 इंटू 10 पावर माइनस 12, मतलब 63 पिको फेरेड, ये आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन, है कि नहीं, 7 एप्सिलॉन नॉट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 था ये। नेक्स्ट, 1 mole of an ideal gas expands adiabatically from initial state this to final state this। देखो वॉल्यूम 5 टाइम्स कर दिए, टेम्परेचर पहले TA था, बाद में TF हो गया, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, तो मतलब TA और TF में रिलेशन लिखा जा सकता है। चलो आगे देखें,
another mole of same gas expands isothermally from different initial state TB to same final state TF 5 V0। अच्छा, यहाँ से यहाँ गए। अच्छा, बोल दिया कि जब आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया, तो ये जो टेम्परेचर TB दिया है और ये जो TF दिया ये सेम होंगे, इसका मतलब कांस्टेंट होगा टेम्परेचर। आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो सबसे पहले तो हम यही लिखते हैं, TB इज इक्वल टू TF है। फिर कहा कि रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ दिस गैस इज गामा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ TA बाई TB? TA बाई TB बताने को कहा है, TA अपॉन TB, और TB इज सेम एज TF, मतलब एक तरह से TA बाई TF पूछा है ना, TA बाई TF। ये तो फिर बिल्कुल ही सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया। अब तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, P पर गामा कांस्टेंट लिख लेते हैं, P इंटू V पर गामा शुड बी कांस्टेंट, और P को nRT बाई V लिख लेते हैं, तो ये T और बाई V, तो T इंटू V की पावर गामा माइनस 1 शुड बी कांस्टेंट। T इंटू V की पावर गामा माइनस 1 शुड बी कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो TA इंटू V नॉट के पावर गामा माइनस 1 शुड बी इक्वल टू TF इंटू 5V नॉट, यहाँ 5V नॉट हो गया ना, के पावर गामा माइनस 1। तो TA अपॉन TF करना था, तो TA अपॉन TF इज 5 पावर गामा माइनस 1। 5 पावर गामा माइनस 1 मतलब पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा यहीं से, है ना। कि T अपॉन TF का वैल्यू जो है V नॉट कट जाएगा दोनों तरफ से, 5 के पावर गामा माइनस 1, है ना, ये आंसर हो जाएगा। चलिए, अच्छा सही चल रहा है इधर। ओके, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर कहता है दो सैटेलाइट्स हैं P and Q and they are moving different circular orbits around Earth. The height of P and Q from Earth's surface are HP and HQ। ठीक है, दो सैटेलाइट्स हैं, अलग अलग हाइट पे हैं, और HP का वैल्यू भी दे दिया R/3, रेडियस ऑफ अर्थ बाई 3। तो एक्सेलरेशंस ऑफ P and Q ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी आर इतना एंड इतना, और इनका रेशियो है 36/25। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो दिया है, और ये 36, मतलब P वाला पॉइंट जरूर जो है, P वाला जो सैटेलाइट है जरूर अर्थ के पास होगा, ज्यादा पास इसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि वहां पर देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है ना, 36 है, दूसरी जगह 25। तो इसका मतलब ये अर्थ हो गया, P वाला सैटेलाइट अगर ऐसे घूम रहा है, Q वाला और बड़े रेडियस पे घूम रहा होगा। ये P है और ये Q। चलिए, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ HQ ये बताना है, या सरफेस से Q का दूरी बताना है। अब तो ठीक है, आसान है। तो इसमें देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ से बता दिया कि सरफेस से P वाला जो सैटेलाइट है वो कितने दूर पे है, कितने दूर पे, R/3। तो P वाले सैटेलाइट का अर्थ के सेंटर से दूरी कितना हो गया, R प्लस R/3, मतलब 4R/3। तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख लेते हैं, कितना होगा, GM बाई, क्या लिखते थे, GM बाई R स्क्वायर लिखते थे ना। तो सेंटर से दूरी कितना, 4R/3 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये GP हो गया, ये है ना, P वाले पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन Q वाले पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Q वाले पॉइंट का अर्थ के सरफेस से हाइट है HQ, तो सेंटर से दूरी हो गया Q का कितना, R प्लस HQ, और फिर अगेन वही GM बाई R स्क्वायर लिख रहे हैं, GM बाई R प्लस HQ का स्क्वायर। ये रेशियो होना चाहिए 36/25। 36/25 इसको लिख देते हैं, बाकी चीजें कट जाएंगी, अंडर रूट ले लेंगे, आंसर आ जाएगा अच्छा सा। ये हो गया 36/25, है ना। तो ये G और M ये कैंसिल कर लिया, इसको ऊपर ले गए,
आर प्लस एच क्यू का होल स्क्वायर अपॉन 4r/3 का होल स्क्वायर इज 36/25 अंडर रूट ले लिया। तो यहाँ से क्या मिला, इधर लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से मिला आर प्लस एच क्यू अपॉन 4r/3 इज इक्वल टू 6/5। फिर इसको भी इधर ले जाते हैं, एच क्यू आ जाएगा। एच क्यू इज इक्वल टू 4r/3 इंटू 6/5 माइनस आर, है ना, ये आर भी उधर। तो ये कितना आ जाएगा, ये 4r/3, ये 3 हटा लेते हैं, ये 2 कर लेते हैं, 8/5 माइनस 1 3/5, ये वाला आंसर 3r/5 आंसर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट, हाइड्रोजन लाइक एटम है, हैज एटॉमिक नंबर Z, प्रोटॉन्स, photons emitted in the electronic transition from n equal to 4 to n equal to 3 in these atoms are used to perform photoelectric effect experiment। एक हाइड्रोजन लाइक एटम है, n equal to 4 से n equal to 3 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ और जो फोटोन एमिट हुआ, पहले तो हम लिख लेते हैं कितने एनर्जी का फोटोन एमिट हुआ होगा। तो हम लोग एनर्जी लिखते थे ना कैसे, 13.6 Z² और n equal to 4 से 3, तो 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, इतना एनर्जी रिलीज, इतने एनर्जी का फोटोन एमिट हुआ होगा। फिर कहता है उससे फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराया गया, किसी मेटल सरफेस पे उसको गिराया गया उस फोटोन को। तो ऐसे करने पर लिखा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड इज इतना। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितना होता था, के ई मैक्स। फॉर्मूला क्या होता था, पहले तो जितने एनर्जी का फोटोन गिरा, मान लो ई एनर्जी का फोटोन उस पर गिरा, में से माइनस कर देते थे वर्क फंक्शन उसका, है ना, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उतना घटा देते थे। तो वो दिया है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतना है, तो ये के ई मैक्स का वैल्यू है 1.95। फिर कह रहा है इफ द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे दिया, इज कितना 310, तो वैल्यू ऑफ Z होता है। अब इसी में पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। चलिए वैल्यूज पुट कर दे रहे हैं, तो ये हो गया कितना 1.95 इज इक्वल टू ये एनर्जी, जितना एनर्जी का फोटोन आके गिरा था, ये वाली एनर्जी, तो यह 13.6 इंटू ये हो गया कितना 16 माइनस 9 7 अपॉन 9 इंटू 16, है कि नहीं, माइनस एच सी बाई लैम्डा, तो h इंटू सी इज 1240 अपॉन इसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 310। ये भी नैनोमीटर में, देखो प्रॉपर यूनिट्स में है सब, ये नैनोमीटर में है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में है, hc का वैल्यू सही है। तो ये कितना हो गया, ये 0 कैंसिल और ये 4 हो गया, है ना, तो ये 4 इधर जाके तो 5.95 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा Z² भी था ना इसमें, यहाँ पर 13.6 इंटू Z² भी था। हाँ तो 13.6 इंटू यहाँ लिख दें Z² इंटू Z², है ना, माइनस 4। चलिए तो यहाँ से क्या मिला, दिस इम्प्लाइज दैट 4 इधर ले जाके जोड़ लिया मैंने, तो हो गया क्या 5.95 इज इक्वल टू 13.6 Z² इंटू 7 भी है नीचे में, 9 इंटू 16 है ना, इंटू Z², ऐसा कुछ आ गया, ठीक है कि नहीं। तो Z² इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, अंडर रूट कर लेंगे, तो बढ़िया सा आंसर आ जाता है। इसमें 3 आ जाएगा आंसर, Z का वैल्यू, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको ऊपर नीचे, इसको ऊपर, इसको नीचे, फिर अंडर रूट, Z² है ना ये, तो Z आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ ये देखो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन। एन ऑप्टिकल अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉनकेव मिरर्स, ये 2 कॉनकेव मिरर्स हैं और बीच में एक लेंस रखा हुआ है। कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है सबका,
फोकल लेंथ ऑफ एल इज 10, इसका फोकल लेंथ दिया है 10। रेडियाई ऑफ कर्वेचर m1 m2 का 20 एंड 24, ये है 20, इसका रेडियस इसका रेडियस 24 दिया है। फिर कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन L एंड M2 इज 20, ये वाला डिस्टेंस। पॉइंट ऑब्जेक्ट S इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन L, मतलब इधर से भी 10 सेंटीमीटर, इधर से भी 10 सेंटीमीटर मिड पॉइंट पे रखा है। और व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन L एंड M1, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस n/7 है, तो मतलब ये डिस्टेंस बताना है आपको, ताकि क्या हो, वन ऑफ द इमेजेस कोइंसाइड्स विथ S, इसकी एक इमेज यही बन जाए। इसके लिए ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए बताना है। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से जो रे जाएगी, पहले तो इसका इमेज बना ले रहे हैं। मान लो यहाँ से मिरर की तरफ गई तो रिफ्लेक्ट होके आएगी, तो फिर इसके इस पास करेगी। पहले मिरर से जब रिफ्लेक्शन हुआ तो इमेज कहाँ बनी है निकाल लेते हैं, है ना। तो मिरर से रिफ्लेक्शन में इमेज बनेगा v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस एफ। फॉर्मूला यूज कर ले रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे करते हैं ना, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। चलिए तो जो पहला रिफ्लेक्शन हुआ उसमें इमेज के लिए फॉर्मूला यूज कर ले रहे हैं। हाँ, v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो देखो पहला जो रिफ्लेक्शन है उसके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, रे ऐसे जा रही थी, इंसिडेंट रे इधर जा रही थी, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव लेना होता है ना साइन कन्वेंशन। तो इसका u हो गया -10 पीछे रखा है, और इसका f भी माइनस में होगा। चलिए तो u हो गया -10 और f भी नेगेटिव पीछे की साइड था, और कितना रेडियस दिया था 24, तो फोकल लेंथ 12 -12, तो uf अपॉन u माइनस एफ, है कि नहीं। तो ये आ जाएगा कुछ अच्छा सा आंसर, देखते हैं कितना आता है। तो ये हो गया 120 अपॉन -10 + 12 260 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ उसका इमेज इधर बना, है ना। आगे यहाँ I1 लिख दे रहे हैं, पहला इमेज इस रिफ्लेक्शन का जो इमेज है, पहला इमेज यहाँ बन गया। फिर ये जो इमेज है, अब जब रे लौट रही होगी तो इसमें से भी पास करेगी, लेंस में से, तो लेंस के थ्रू भी एक बार रिफ्रैक्शन कराया जाएगा, और उसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा जो पहला इमेज बना था। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया इस रिफ्रैक्शन के लिए, लेंस के थ्रू जब इक्वेशन लिखेंगे इसका इमेज बनाते हैं। तो इसको ऑब्जेक्ट लेते हुए, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से कितना दूर पे हो गया, यहाँ से हम लोग 60 सेंटीमीटर दूरी पे इमेज बनाए थे, तो यहाँ से कितना हो गया 80, है ना। तो ऑब्जेक्ट 80 दूरी पे, इंसिडेंट रे इधर जा रही है, तो इस बार इस साइड में पॉजिटिव इधर नेगेटिव लेना है, पीछे की तरफ ऑब्जेक्ट है माइनस में लिखेंगे -80, है कि नहीं, और f तो +10 है ही, कॉनकेव मिरर है। चलिए तो आगे लिखते हैं, लेंस के लिए लिख रहे हैं फिर से v इज इक्वल टू, फॉर्मूला है uf अपॉन u प्लस एफ, इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो u हो गया -80, f है +10 अपॉन -80 +10, है कि नहीं, uf अपॉन u प्लस एफ, ये लेंस के लिए लिख रहे हैं। चलिए तो ये हो गया कितना -800 अपॉन -70, माइनस हट जाएगा, 800/70, मतलब 80/7, ठीक है। ये सेकेंड इमेज बना है, इसको ड्रॉ कर दें यहाँ पर। तो लेंस से पास करने के बाद यहाँ कहीं मान लीजिए इमेज बनी, ये है I2, यहाँ तक पहुंचे, और यहाँ I2 यहाँ से कितने दूर पे ये भी निकाल लिए, 80/7 दूरी पे लेंस से। फिर कहा है कि हम चाहते हैं फाइनल इमेज यहीं पर बने। अब इसमें केसेस बन सकते हैं बहुत से, देखो क्या। पहला तो ये कि ये जो इमेज है, अब यहाँ से रे आगे बढ़ेगी, इससे टकराएगी मिरर से,
तो अगर ये जो I2 वाली इमेज थी इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो ये जो रेज यहाँ से क्रॉस करके जाएंगी ये सब इस पे नॉर्मली गिर जाएंगी लेंस पर, सॉरी मिरर पर। और मिरर पर अगर नॉर्मली गिरे रेज तो क्या होगा, यहीं से रिट्रेस कर जाएंगे अपना पूरा पाथ। तो जैसे जैसे आई थी वैसे वैसे करके इनिशियली जहाँ से शुरू किया था वहाँ फाइनल इमेज बन जाएगी। एक ये केस हो सकता है, मतलब क्या कि जो हमने इमेज I2 बनाया है वो कहाँ पर हो, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। एक ये ऑप्शन हो सकता है। तो इसका देखो रेडियस दिया है 20, तो यहाँ से अगर ये सेंटर है तो ये 20 दूरी पे होगा, तो 20 प्लस 80/7 ये दूरी इतना हो जाएगा, यही दूरी बताना था हमको। तो 20 प्लस 80/7 कितना आ जाएगा, 20 प्लस 80/7 140 प्लस 80 220/7 n का वैल्यू 220। एक आंसर हुआ। और भी आंसर्स हो सकते हैं इसके। अब देखो क्या कह रहे हैं, अगर ये भी तो हो सकता है कि जो पहला इमेज I2 बना है वो M1 के पोल पर ही बन रहा हो, तो ऐसे में भी तो इमेज फाइनल इमेज वही बन जाएगी। देखो जरा, ये है M1 है ना, ये लेंस है। मान लो कि भाई ऑब्जेक्ट जब यहाँ था, यहाँ से रे गई, इधर से लेंस से पास करते हुए जो इमेज I2 बन रहा है वो यही बन गया। अगर तो क्या होगा, ऐसे में जो रे यहाँ आ रही थी ऐसे जाके तब ना इमेज यहाँ बनी थी। फिर क्या होगा, यहाँ से रे टकरा के इसी रास्ते लौट आएगी, ये वाली इधर ये वाली इधर, और फिर फाइनली वही डायग्राम बनते हुए फाइनल इमेज वापस से जहाँ से शुरू किए थे वहाँ पहुँच जाएंगे, है कि नहीं। ये वाली रे इसको फॉलो कर लेगी और ये वाली रे इसको फॉलो कर लेगी, फाइनल इमेज वहीं बन जाएगी जहाँ से शुरू किए थे। ऐसा भी हो सकता है। उस केस में यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, जो I2 निकाले हम लोग, I2 कितना निकाले, 80/7 दूरी पे था ना यहाँ से, ये 80/7 ही हो जाएगा पूरा का पूरा। ये भी हो सकता है। तो उस केस में n/7 अगर इसको लिखेंगे तो n का वैल्यू 80 आ जाएगा। ये आंसर भी सही है। एक और पॉसिबिलिटी, एक और पॉसिबिलिटी देखो क्या है, ये भी हो सकता है कि ये जो I2 है वो इस वाले मिरर का फोकस हो। थोड़ा डायग्राम ठीक कर लेते हैं फिर से, चलो ये हटा लें, ये हटा लें। ये I2 जो है मान लो इस वाले मिरर के लिए ये फोकस हो, तो देखो क्या होगा ऐसे में, है ना। तो यहाँ इमेज I2 बन गई, यहाँ के बाद जब रे आगे बढ़ेगी, मान लो ऐसे जा रही है रे यहाँ से, तो इसमें टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी, है ना। ये फोकस अगर हो गया तो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये रे पैरेलल हो जाएगी। अब ये पैरेलल ऐसे रेज जाके जब लेंस पे गिरेंगी तो इस लेंस के फोकस पे जाके कन्वर्ज हो जाएंगी, और लेंस का फोकल लेंथ दिया है 10, यहाँ से 10 दूरी पर कन्वर्ज होंगी। और ऑब्जेक्ट भी तो वही रखा है, देखो ऑब्जेक्ट भी तो वही रखा था यहाँ से 10 दूरी पे, और ये रेज भी वहीं से 10 दूरी पर ही आएंगी, फोकस भी 10 है, तो मतलब फाइनल इमेज वहीं बन गई जहाँ ऑब्जेक्ट था। ये भी ऑप्शन है कि इसका फोकस हो। तो अगर यहाँ से 80/7 दूरी पे इसका फोकस है तो इसका फोकस यहाँ से 10 दूरी पे होना चाहिए, इसका रेडियस 20 दिया है, तो ये 10 और ये 80/7, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी आ जाएगा वो 10 प्लस 80/7 मतलब 150/7 आ जाएगा। तो उस केस में n का वैल्यू 150 हो जाएगा। 3 आंसर्स हो गए। n पूछा है कितना हो सकता है, तो n का वैल्यू हो सकता है या तो 220 या फिर 80 या 150। 3 आंसर्स हो सकते हैं। 220 तब होगा जब ये I2 इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, 80 तब होगा जब I2 इसके पोल पर ही बने, और 150 तब होगा जब I2 इसके फोकस पर हो। 3 आंसर्स हो सकते हैं इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, एक बार इधर चेक कर लें। नेक्स्ट देखिए,
इसमें कहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर डिटरमाइनिंग फोकल लेंथ ऑफ ए थिन कन्वेक्स लेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इज दिस एंड डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज इज दिस। एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ बताना है कितना परसेंट है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लेंस है ये, हाँ लेंस है, इसके लिए पहले इक्वेशन लिख लें, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना। तो f का वैल्यू भी पता कर लेते हैं। तो v और u सब दिया हुआ है, तो कह रहा है कहाँ है ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इज 10 प्लस इतना, तो ये हो जाएगा u की जगह लिख दें -10, रियल ऑब्जेक्ट है पीछे होगा, और इमेज है 20 पर, तो हो गया 1/20 इज इक्वल टू 1/f, है ना। 1/20 प्लस 1/10 तो हो गया 3/20 इज इक्वल टू 1/f। तो f आ गया 20/3। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमको एरर पता करना है। तो ये जो इक्वेशन है ना, डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या आएगा, -1/v² इंटू dv और -1/u² इंटू du इज इक्वल टू -1/f² इंटू df, ऐसा बनेगा। लेकिन हम लोग एरर जब निकाल रहे होते हैं तो हम लोग सारा पॉजिटिव में लिखते हैं ना, एरर्स जोड़ते हैं। तो हो गया 1/v² dv और प्लस कर रहे, सब जोड़ रहे, 1/u² du, और ये हो गया 1/f² df, है कि नहीं। तो सब वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो dv ये दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर तक का एरर इसमें हो सकता है v में, dv लिख दिया मैंने 0.2 अपॉन v² 20² प्लस du देखते हैं, ये दिया 0.1 सेंटीमीटर तक का एरर है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, तो ये हो जाएगा 0.1 अपॉन u² 100 इज इक्वल टू, अच्छा df अपॉन f तो बताना ही था, और ये df अपॉन f² लिखा हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं ना, df अपॉन f बताना है, अपॉन f लिखा हुआ है कि नहीं। तो df अपॉन f अपॉन f निकाल चुके 20/3 यहाँ पुट कर दे रहे हैं, ऐसा। तो ये ऊपर चला जाएगा, df अपॉन f का वैल्यू आ जाएगा, df अपॉन f विल बी इक्वल टू 20/3 टाइम्स, ये हो गया 0.2 और 0.1 अपॉन 200, 1/2000 लिखा हुआ है, एक तरफ 1/2000 लिखा हुआ है, और ये 1/1000 लिखा हुआ है ना, 3/2000 लिखा हुआ है। तो 3 और 3 कैंसिल, 20 और 1/100, ये 1/100 आया, और परसेंटेज में बताना था कितना परसेंट, तो 1% हुआ ये, है ना। तो n का वैल्यू है 1% का एरर है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखते हैं क्या है, क्लोज्ड कंटेनर कंटेन्स ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 moles of an ideal monatomic gas and 1 mole of an ideal diatomic gas. Gamma is ratio of specific heats, constant pressure, constant volume, ideal gas. Gas mixture does a work of 66 joule when heated at constant pressure. Constant pressure पे गैस को हीट किया जाए तो वर्क डन का फॉर्मूला तो आपको पता है, W होता है P डेल्टा V, मतलब कि NR डेल्टा T, और यही चीज का वैल्यू दिया हुआ है कितना, ये जो गैस मिक्सचर है उसका NR डेल्टा T कितना, 66 जूल्स है ना। फिर कह रहा है कि चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी बताइए, मतलब NCV डेल्टा T का वैल्यू बताइए। लेकिन सिंपल सा नहीं है, क्योंकि ये मिक्सचर है ना, तो हमको बेसिकली पूछा गया है आप बताओ इसका वैल्यू NCV मिक्सचर, मिक्सचर का जो CV है इंटू डेल्टा T, बस इसमें मिक्सर का CV लिख लेंगे तो आंसर आ ही जाएगा। तो ये हो गया, दिस इज इक्वल टू, देखो n इंटू डेल्टा T इज 66/R, तो n इंटू डेल्टा T इज 66/R इंटू CV मिक्सचर लिखना है मुझे। CV मिक्सचर पता करके यहाँ पे रख देते हैं,
सीवी मिक्सचर का फॉर्मूला भी आपको पता होगा। सीवी मिक्सचर होता है N1CV1 प्लस N2CV2 अपॉन N1 प्लस N2, है कि नहीं? तो मोनोटॉमिक गैस जो है उसके 2 मोल्स हैं, N1 is 2 और CV1 मोनोटॉमिक 3/2 R प्लस डायटॉमिक गैस जो है उसका 1 मोल है, तो 1 और डायटॉमिक का CV 5/2 R अपॉन N1 प्लस N2, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 1 3 आ जाएगा ये चीज़, है कि नहीं? तो CV मिक्सचर आ गया यहाँ से, R कॉमन, ये हो गया 6/2 प्लस 5/2 11/6 R, चलो यहाँ पुट कर देते हैं, ये आंसर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 66 अपॉन R इंटू 11/6 R, R कैंसिल, 11 into 11 121, दिस इज द आंसर 121, है ना? चलिए नेक्स्ट करते हैं। Person of height 1.6 meter is walking away from a lamp post of height 4 meter, एक लैम्प पोस्ट है, इसका हाइट 4 मीटर है और एक पर्सन है जिसका हाइट, ये 4 मीटर था, पर्सन का हाइट 1.6 मीटर है और ये दूर जा रहा है उससे, इधर की तरफ जा रहा है। फिर कहता है कि लैम्प पोस्ट एंड द पर्सन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ठीक बात है। इफ द स्पीड ऑफ द पर्सन इज 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ टिप ऑफ द पर्सनस शैडो, अच्छा यहाँ से जो लाइट जा रही होगी, जो लाइट इसको जस्ट क्रॉस करके निकल रही होगी यहाँ से, है ना, तो यहाँ तक इसका शैडो आएगा, उधर उजाला रहेगा और इधर अंधेरा रहेगा, इसकी जहाँ तक इसका शैडो है कि नहीं? तो हमको यही जो शैडो है का स्पीड ऑफ टिप ऑफ द पर्सनस शैडो, इसका ये जो टिप है शैडो का, उसका स्पीड बताइए विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन, पर्सन के रिस्पेक्ट में कितना स्पीड है बताइए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इसको यहाँ से यहाँ तक ना, पर्सन का जो पोल से डिस्टेंस है उसको x मान लेते हैं, वो वैरी कर रहा होगा, पर्सन आगे जा रहा है और यही जो x वैरी कर रहा है, कितने रेट से वैरी कर रहा है लिखा हुआ है, पर्सन आगे जा रहा है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो ये x बढ़ रहा होगा 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, ये x बढ़ रहा है कि नहीं? और पर्सन से जो शैडो का दूरी है, शैडो का टिप का जो दूरी है वो y मान लेते हैं और हमसे कहा है वही बताने को, पर्सन के रिस्पेक्ट में जो उसका टिप ऑफ द शैडो है वो कितने से भाग रहा है। इसका मतलब ये जो y है ये कितने से इंक्रीज हो रहा है, इस आदमी के रिस्पेक्ट में टिप कितने से भाग रहा है, मतलब ये जो y है कितने से इंक्रीज हो जाए। dy/dt बताने को कहा है, dx/dt दिया हुआ है, तो ठीक है, तो बड़ा आसान बात हो गई, tan थीटा लिख देते हैं। तो ये बड़े वाले ट्रायंगल में इस एंगल का tan थीटा लिख दिया जाए और छोटे वाले ट्रायंगल में भी इस एंगल का tan थीटा लिख के, एक ही एंगल है, बराबर कर दिया जाए, मतलब 4 अपॉन x प्लस वाई should be equal to 1.6 अपॉन y, है ना? और यहाँ से y पता कर लेते हैं, तो ये 4 है तो ये 0.4 कर लेते हैं, y is equal to 0.4 into x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई ऊपर ले गए, तो ये हो जाएगा 0.6y इज इक्वल टू 0.4x, ठीक है? और दोनों साइड डिफरेंशिएट कर ले, dy/dt चाहिए, dx/dt गिवन है, आंसर ही हो जाएगा। तो 0.6 इंटू dy/dt इज इक्वल टू 0.4 इंटू dx/dt, और dx/dt कितना दिया है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू 60, है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा 40, dy/dt का वैल्यू पता करना था, दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आंसर यहाँ पर 40 है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 था ये, 13। इसमें कहा है कि 2 पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास, मतलब ये दोनों पॉइंट मासेस हैं 30 ग्राम और 20 ग्राम वाले,
रिजिड मासलेस रॉड, ये जो रॉड है मासलेस है, इसका लेंथ भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। सिस्टम इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम ए रिजिड सीलिंग यूजिंग अ थिन वायर अटैच्ड एट इट्स सेंटर ऑफ मास। यहाँ सेंटर ऑफ मास होना चाहिए इन दोनों का, है ना, तो इस सेंटर ऑफ मास से एक वायर अटैच कर दिया। फिर कह रहा है कि रिजल्टिंग टॉर्सनल पेंडुलम अंडरगोज स्मॉल ऑसिलेशंस, इसको ऐसे ऐसे ऑसिलेट करा दिया। अब ये रॉड हो गया, धागा ऐसे बंधा हुआ है, अब रॉड को ऐसे ट्विस्ट करके छोड़ेंगे तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना चाहिए। फिर कह रहा है कि टॉर्सनल कांस्टेंट इस वायर का दिया हुआ है, इतना है, मतलब अगर थीटा से घुमाओ तो यही टॉर्सनल कांस्टेंट k इंटू थीटा टॉर्क लगेगा, है ना। जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट होता था कि x डिस्प्लेसमेंट कराओ तो टेंशन डेवलप होता था kx, वैसे टॉर्सनल कांस्टेंट है कि इतना टॉर्सनल कांस्टेंट है तो थीटा एंगल घुमाने से टॉर्क उतना लगेगा k इंटू थीटा, जैसे वहाँ होता था k इंटू एक्स स्प्रिंग में, इसमें k इंटू थीटा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बताना इज कितना है वही बताना है। चलिए तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, ये एंगुलर ऑसिलेशंस वाला जैसे करते थे, देखो 2-3 लाइन में आंसर आ जाएगा। ये तो क्या कर रहे हैं, देखो टॉर्क लिख दिए पहले, माइनस के इंटू थीटा, के दिया है, मान लो थीटा घुमाए, रिस्टोरिंग टॉर्क लिखे। ये तो स्टेप्स होते थे ना एसएचएम वाले ऑसिलेशंस वाले क्वेश्चंस में, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी बताना हो, ये तो स्टेप्स है। पहले थीटा घुमाए, टॉर्क लिखे, के थीटा, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा फिर क्या करते थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड कर लेते थे तो अल्फा आ जाता था, अल्फा इज इक्वल टू माइनस के बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू थीटा, और यही होता था ओमेगा स्क्वायर। वही तो पूछा है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बताइए, तो ये ओमेगा स्क्वायर है। थर्ड स्टेप में आंसर हो गया, आंसर एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इसका अंडर रूट ऑफ के बाई आई। सही बात है कि नहीं, है ना, ये ओमेगा स्क्वायर होता था। तो के दिया पुट कर देंगे, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है आपको, और ये आपको अच्छे से आता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना। अब जैसे देखो ये 30 ग्राम है और ये 20 ग्राम है, तो ये जो दूरी है जब बांटेंगे दो हिस्से में तो ये 2:3 में बंटना चाहिए। 3:2 में मास है तो 2:3 में डिस्टेंसेस होंगे ना, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, हमको टोटल डिस्टेंस है 10 दिया हुआ, 10 को बांटना है 2:3 में, तो 10/5 इंटू 2, और ये डिस्टेंस है 10/5 इंटू 3। देखो 2:3 में ऐसे बांटते हैं तो ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, तो mr स्क्वायर आई हो जाएगा। आंसर लिख दे रहे हैं, अंडर रूट ऑफ के हो गया 1.2 इंटू 10⁻⁻8। देखो सब SI यूनिट में है तो नीचे भी SI यूनिट में सब वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। तो हम देखो क्या, इसका mr स्क्वायर और प्लस mr स्क्वायर पॉइंट मासेस है ना, तो 30 ग्राम 30 इंटू और कितना 4 सेंटीमीटर दूरी पे था ना, 4 स्क्वायर mr स्क्वायर हो गया प्लस 6 स्क्वायर और 20 ग्राम, 20 इंटू 6 स्क्वायर किए, और यूनिट भी सही कर लेते हैं। देखो है ना, तो ये 30 ग्राम है, 20 ग्राम है, तो ये केजी में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ यहाँ से आया, और ये सेंटीमीटर में था, है ना, तो 10 और स्क्वायर भी करना है तो 10⁻⁴ यहाँ से आया, तो 10⁻⁴, 10⁻3, 10⁻7, तो दोनों में से कॉमन लेके यहाँ लिखते रहे 10⁻7, ठीक है ना, तो ये आंसर आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू, ये 10⁻7 है, यहाँ पर एक 10⁻1 बचेगा 1.2 ब्रैकेट के अंदर, 1.2 इंटू 10⁻1 अपॉन ये हो गया कितना 16 और 3 480, और प्लस ये हो गया 36 to 720, है ना, तो इधर लिखे, इधर लिख दे रहे हैं। चलिए तो ये आ जाएगा कितना 120 ना, 1200, और ऊपर में 12 है, और इसको अच्छे से लिखे तो नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। चलो तो ओमेगा हम लोग सॉल्व किए, आया अंडर रूट के अंदर 1.2 इंटू 10⁻1 अपॉन
1200 है कि नहीं। तो ये हो गया 12 और 12 कैंसिल कर लें, अंडर रूट के अंदर क्या आ गया 1/10⁴. दिस इज इक्वल टू 10⁻². तो आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन में पूछा है कि n इंटू 10⁻³ में लिखना है ना। तो n का वैल्यू 10 होगा, तो आंसर हमारा सॉल्व करने पर 10⁻² आ रहा था ना, तो n इज इक्वल टू 10, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मिनट, ठीक है नेक्स्ट। चलिए, तो यहाँ पर लिस्ट 1 shows different radioactive decay process and list 2 provides possible emitted particles. कौन कौन से particles emit होंगे, मैच एंट्री मैच करना ही है। तो मैट्रिक्स मैच वाले क्वेश्चंस में ना देखो, वैसे तो आप एलिमिनेट करके जल्दी जल्दी आंसर्स लिखने चाहिए ना, कौन सा एलिमिनेट हो गया कौन सा बच गया। आप जैसे पहला चेक कर लिए, पी का जो मैच होगा, अब देखो पी का अगर 4 होता है तो ये हो सकता है आंसर, ये हो सकता है ये 5, अगर 5 होता है तो इन दोनों में से कोई होगा। पी का वैल्यू, पी अगर 4 से मैच होता है तो ऊपर वाले दोनों में से कुछ होगा। ऐसे करते हैं जल्दी आंसर्स लाने के लिए, वैसे तो सारा ही कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या पूछा है। तो कहता है कि ये प्रोसेस हो रहा है, रेडियोएक्टिव डीके हो रहा है, कौन कौन से पार्टिकल्स इसमें बनेंगे। इसकी जैसे ये तो है, इसके अलावा और क्या क्या बनेगा इसमें, इसके अलावा क्या क्या बनेगा, तो और क्या क्या बनेगा ये बताना है। और ऑप्शंस किसमें किसमें दिया है, देखो अल्फा पार्टिकल है, बीटा प्लस बीटा माइनस, है ना। तो ये तो बैलेंस करना है बस, है ना, दोनों साइड बैलेंस कर लेंगे, एटॉमिक नंबर मास नंबर बैलेंस कर लेंगे, तो बस हो जाना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने होने चाहिए दोनों साइड, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऊपर जो लिखा है मास नंबर, वो उतने होने चाहिए। अब जैसे यहाँ से देखने, यहाँ से शुरू करें, हमारे पास देखो क्या क्या लेके मैच करना है हमको। एक अल्फा पार्टिकल है और एक बीटा प्लस है, ये 1 0 होता है ना, और बीटा माइनस -1 0 होता है। इनमें से कोई कोई लेना है और मैच करना है। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ देखो मास नंबर जो है, मास केवल उसमें ही है अल्फा पार्टिकल में, तो सबसे पहले तो अल्फा पार्टिकल कितना होना चाहिए वो लिख देते हैं। तो मास नंबर यहाँ 238 था, 234 हो गया, तो मतलब यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल तो होना ही चाहिए, है ना। तो मास नंबर सही हो जाएगा। अब नीचे एटॉमिक नंबर सही कर लेते हैं। यहाँ देखो 93 हो गया, 91 + 2, और यहाँ 92 होना चाहिए। तो क्या करें, एक बीटा माइनस रख देते हैं यहाँ पर, एक बीटा माइनस रख दिया, तो हो गया ना 91 + 2 माइनस, और इतना आ जाएगा। तो मतलब ये कौन सा हो गया, एक अल्फा एक बीटा माइनस 3 नहीं 2, ये वाला 4th, 1 अल्फा एंड 1 बीटा माइनस। तो ए और बी में से ही कोई आंसर आने वाला है कि नहीं। और चेक कर लेते हैं, क्यू का देखो इसमें 3 दिया है, इसमें 1 दिया है, तो क्यू चेक कर लेते हैं। फिर वही, अब मास इसमें केवल, मास नंबर केवल इसमें है ना, अल्फा पार्टिकल में, तो अल्फा पहले लिख ले रहे हैं कितना, तो इसका मास नंबर कितना है 214, और इसका है 210, तो इसका मतलब एक अल्फा पार्टिकल इसमें और होना चाहिए, 4, ये कर लिया, 214 हो जाएगा। अब नीचे देखते हैं प्रोटॉन्स, तो ये 82 और 2 84 हो गया, यहाँ 82 चाहिए, क्या करें, इसमें से 2 बीटा माइनस और निकला होगा, है कि नहीं, 2 बीटा माइनस और निकल गया, तो सही हो जाएगा। मतलब क्या, 2 बीटा माइनस एंड 1 अल्फा, ये 3 वाला। तो P का आया है 4 और Q का आया है 3, P4 और Q3 पहला ऑप्शन, यही होने वाला है ना। बाकी तो किसी में ऐसा नहीं, बाकी भी मैच करा सकते हैं, लेकिन कोई उसका नीड नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए 14 तक हुआ, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, मैच टेम्परेचर ऑफ ए ब्लैक बॉडी गिवन इन लिस्ट 1 विद एन एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इन लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। मींस कांस्टेंट दिया हुआ है और hc/E, टेम्परेचर लिखा हुआ है ब्लैक बॉडी का, अगर इतना है तो क्या, इतना है तो क्या, और यहाँ ऑप्शंस हैं कुछ कुछ,
पूछा है रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ कैन लीड टू एमिशन। अच्छा, पीक वेवलेंथ वाला फॉर्मूला याद है क्या? लैम्डा जो पीक होता है, पीक वेवलेंथ होता है, दैट इज इक्वल टू बी अपॉन टी, है ना, वेन्स कांस्टेंट अपॉन टेम्परेचर। तो ये वेन्स कांस्टेंट भी दिया है, टेम्परेचर भी दिया है, ये निकाल लेंगे लैम्डा कितना है। तो कह रहा है जो निकला पीक वेवलेंथ वाला रेडिएशन कैन लीड टू एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 4। तो वर्क फंक्शन 4 है, तो उसको उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो फोटॉन्स गिरेंगे उसके ऊपर, उनका एनर्जी कम से कम कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए, मतलब एस बाई लैम्डा का वैल्यू इतना होना चाहिए। लैम्डा मिल जाएगा तो एस बाई लैम्डा चेक कर लेंगे। फिर कह रहा है रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ इज विजिबल टू ह्यूमन आई और नॉट, मतलब लैम्डा जो आएगा वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में है कि नहीं। फिर कह रहा है कि रेडिएशन एट पीक एमिशन, फिर वही पीक एमिशन ही पूछा है बार बार, will result in the widest central maxima of a single slit diffraction। अच्छा, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में जो सेंट्रल मैक्सिमा होता था लैम्डा डी बाई ए का डबल 2 लैम्डा डी बाई ए होता था, लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था एक तरह से। तो जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है किसमें, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में, उसका जो विड्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। तो कह रहा है जो रेडिएशन निकला पीक एमिशन पे, रिजल्ट इन वाइडेस्ट सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा उसमें सबसे वाइड होगा। सेंट्रल मैक्सिमा सबसे वाइड होने के लिए लैम्डा सबसे ज्यादा होगा। अच्छा देखो, इन सब में लैम्डा सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसका टेम्परेचर सबसे कम है। टेम्परेचर तो इसी का सबसे कम है, इसी केस में लैम्डा सबसे ज्यादा आने वाला है। ये तो आंसर सीधा ही दिख रहा है कि ये इससे मैच होने वाला है कि नहीं। इन सब में सबसे कम टेम्परेचर इसका है, तो इसका लैम्डा सबसे ज्यादा होगा। तो इस केस में वाइडेस्ट सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा अगर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न इसमें बनाया जाए। ये तो आंसर हो ही गया। तो पी का तो 3 होना चाहिए ना, तो पी का 3 इसमें है और 3 में है ABC में। और देखना पड़ेगा और क्या क्या है। पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया इज 1/16 ऑफ दैट एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर 6000, है ना। अच्छा, पावर एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴, E सिग्मा T⁴ होता था ना। तो कह रहा है कि जो पावर एमिटेड है वो इस टेम्परेचर पे जो पावर एमिट हो रहा होगा उसका 1/16 है। तो अगर पावर 1/16 है तो टेम्परेचर जरूर हाफ होगा। सोचो, पावर इज प्रोपोर्शनल टू T⁴, नहीं, E सिग्मा T⁴। तो अगर पावर को 1/16 टाइम कहा जा रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर जरूर हाफ होगा। तो इसका टेम्परेचर है 6000, तो इसका हाफ मतलब 3000। तो 3000 वाला ये है, देखो इसके करस्पॉन्डिंग यही है कि नहीं। तो जो पावर एमिट होगा वो 1/16 ऑफ इतने। Q का जरूर 4 होने वाला है, तो Q का 4 इसमें है, यही ऑप्शन नहीं बचा फिर तो, और तो कुछ करना ही नहीं। P का 3, Q का 4 इसी वाले में ना, C वाले में, और किसी में नहीं। और फिर बाकी भी चीज़ें जो पूछा है वो बताया देखो, तो सॉल्व करके सारा ही आ जाएगा। इसमें कहा है रेडिएशन एट पीक एमिशन वेवलेंथ कैन बी यूज्ड टू इमेज ह्यूमन बोन्स, मतलब एक्सरे का रेडिएशन है कि नहीं वो, तो एक्सरे वाले रेंज में आना चाहिए। तो कौन सा इसमें से कौन सा है वो मैच करा सकते, ये दोनों मैच हो ही गया, बाकी इन दोनों के लिए भी देख लेंगे। इसका B अपॉन सॉल्व अगर करेंगे तो ये आएगा, लैम्डा आएगा इसका कितना, 2.9 × 10⁻³ है ना, इस R के करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं। तो 2.9 × 10⁻³ अपॉन 5000, तो ये कितना हुआ, तो ये 3 है, ये हो गया 2900 1 2 3 अपॉन 5 × 10⁻⁹ कितना नैनोमीटर हुआ, तो ये हो गया 580 नैनोमीटर, है ना। तो R के करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं लैम्डा कितना आएगा, तो ये इसमें पुट कर दिया ना B/T में। तो B/T करके देखे तो ये आया 580 नैनोमीटर, 580 नैनोमीटर। तो हम लोग कहते हैं ना कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में विजिबल रेंज होता है, तो 580 नैनोमीटर विजिबल रेंज के अंदर आ जाएगा। तो कह रहा है रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ इज विजिबल टू ह्यूमन आई, 2 वाला सही हो जाएगा इसका।
है ना। तो r का 2 ये है ना, r का 2, यही ऑप्शन है, इसमें सारे सही हो जाएंगे, है कि नहीं। और फिर s का 1 हो जाएगा। रेडिएशन एंड पीक वेवलेंथ लीड टू एमिशन फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये इसके लिए पहले लैम्डा निकाल लेंगे b/t करके, और जो लैम्डा आया hc अपॉन लैम्डा कर देंगे, hc इज 1240 अपॉन लैम्डा कर देंगे। तो देखोगे तो 4 से ज़्यादा आ जाना चाहिए, आएगा सॉल्व करने पर, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। है ना, चल रहा है। Series LCR circuit is connected to a 45 sin omega t volt source, AC source लगा दिया LCR circuit में। Resonant angular frequency of circuit is 10⁵ रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा नॉट का वैल्यू है ना, ओमेगा नॉट है 10⁵। एंड करंट एम्पलीट्यूड इज I नॉट, करंट एम्पलीट्यूड I नॉट उस समय है एट रेजोनेंस, ठीक है। I नॉट इज इक्वल टू, ये हो गया V नॉट बाई, V नॉट कितना, V नॉट तो पहले से दिया हुआ है ना, इसको लिख ही देते हैं। ये हो गया 45 वोल्ट बाई R, V नॉट बाई R। फिर कहा है कि व्हेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज ओमेगा इज इक्वल टू इतना। अच्छा, ये रेजोनेंस किस टाइम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और फिर कह रहा है अगर उसको बदल दें, इतना कर दें, कितना कर दें, 0.8 टाइम्स ओमेगा नॉट, नहीं ओमेगा नॉट 10⁵ है और ये 8 × 10⁴ है, मतलब ओमेगा जो दिया है अब वो 0.8 टाइम्स ओमेगा नॉट कर दें अगर, तो क्या हो जाएगा, करंट एम्पलीट्यूड इतना हो जाएगा। करंट एम्पलीट्यूड मतलब V नॉट बाई Z, 45/Z का वैल्यू इतना हो जाएगा। अच्छा देखो, 45/R का वैल्यू I नॉट था, और जब ओमेगा चेंज कर दिए तो अब जो नया Z आ रहा है 45/Z, इसका वैल्यू आ रहा है कितना, 0.05 I नॉट, मतलब I नॉट अपॉन 20, है ना, 0.05 I नॉट मतलब I नॉट बाई 20, और I नॉट कितना है 45/R, तो इसका मतलब Z कितना होगा 20R, है ना। ये तो सीधी सी बात हो गई। देखो, जब ओमेगा नॉट था एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उस समय तो करंट एम्पलीट्यूड I नॉट इतना था 45/R। अब कह रहा है कि I नॉट अपॉन 20, ये I नॉट अपॉन 20 दिखा है ना, तो I नॉट अपॉन 20 हो गया जब हमने ओमेगा को चेंज करके इतना कर दिया, तो मतलब जो नया Z है वो R का 20 टाइम्स होगा, तब ना I नॉट अपॉन R था, तो अब I नॉट अपॉन 20R हो जाएगा। चलिए, तो Z इज इक्वल टू 20R हो जाता है इस ओमेगा पर। तो ऐसा है तो बताइए, L भी दिया हुआ है कितना है, 15 × 10⁻³ मैच ईच एंट्री इन लिस्ट 1 विद अप्रोप्रिएट, मतलब क्या क्या बताओ, I नॉट बताओ, क्वालिटी फैक्टर बताओ, बैंडविड्थ बताओ, पीक पावर बताइए। चलिए ठीक है, करते हैं। अच्छा, I नॉट बताने के लिए R चाहिए होगा, R के लिए सॉल्व किया जाए पहले। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फेजर डायग्राम बना देते हैं। तो नया वाला जो ओमेगा था उस केस में ये हो गया 1/ओमेगा c, और ओमेगा है 0.8 ओमेगा नॉट, इतना लिख दे रहे। ये है ओमेगा L, मतलब 0.8 ओमेगा नॉट L, और ये है R। इन सब का जो रिजल्टेंट आएगा Z, दैट शुड बी 20R, ठीक है ना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा देखो, ओमेगा नॉट वो रेजोनेंस वाला फ्रीक्वेंसी था ना, तो ओमेगा नॉट L विल बी सेम एज 1/ओमेगा नॉट C, है ना। तो यहाँ पर देखो 0.8 तो है ही, 1/ओमेगा नॉट C भी लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा नॉट L बाई 0.8। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि L का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, पुट कर देंगे। ओमेगा नॉट भी पता है हमको, और ये तो लिखा हुआ 0.8 इंटू ओमेगा नॉट L। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दोनों मिला के कितना आ जाएगा, हो जाएगा ओमेगा नॉट L अपॉन 0.8 माइनस 0.8, है ना। हो जाएगा ओमेगा नॉट L
1/0.8 माइनस 0.8 है कि नहीं, दिस माइनस दिस कर दिया, और ये r, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है z वो 20r होना चाहिए। चलो अब वैल्यूज लिख लेते हैं। तो ये हो गया कितना, ओमेगा नॉट l इंटू दिस इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इज 10⁵, l दिया था कितना देख लें एक बार, l दिया हुआ है 15 इंटू 10⁻³ तो ये हो गया 10⁵ है ना, इंटू l इंटू 50 इंटू 10⁻³ इंटू, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 6.64 मतलब 0.36 अपॉन 0.8 है कि नहीं। तो ऐसा कुछ आ गया ये तो वैल्यू फिक्स है, ये और r का रिजल्टेंट लिखना है मुझे। तो अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, ये होगा कितना 1/20 और ये कितना है, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 9/20 और ये 5 है, ये भी 20 है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू 9/20 का स्क्वायर इंटू 10⁵ है कि नहीं। ठीक है, ओके डन, 9/20 इंटू 20। चलो तो ये हुआ, और r इनका जो रिजल्टेंट है वो कितना होना चाहिए, 9/20 इंटू 20 इंटू 10⁵ का स्क्वायर है ना। हम क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रिजल्टेंट बना रहे हैं, इसका स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 20r का स्क्वायर z का स्क्वायर है कि नहीं। तो इससे r मिल जाएगा। तो ये 400r स्क्वायर में से एक r स्क्वायर घटा दिए तो 399r स्क्वायर, और फिर नीचे 399 अंडर रूट कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू 9 10⁵ 20 इंटू 20 अंडर रूट में हो गया, और अंडर रूट के अंदर 399 तो ये आ गया 399 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 400 नहीं। तो अंडर रूट 420 ही कर लेते हैं इसको। तो r आ जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁵ अपॉन 20 इंटू 20 इंटू 20। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 9 और 3 0 हटा के 900/8 ऐसा कुछ, ये r आ गया। फिर अब आंसर लिख देते हैं। चलिए, तो आंसर I0 बताना था, तो I0 हो गया 45/r है ना, 45/900 और 8 ऊपर था है कि नहीं। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, तो ये हो गया 100 5 40 हो जाएगा 4/10 एम्पियर में, मिली एम्पियर में पता करना था, इंटू 1000 कर दें इतना, लेकिन इतना तो एम्पियर में आएगा ना, इंटू 1000 कर दिया, इतना मिली एम्पियर हो गया। 400 मतलब ये वाला 3 वाला, तो P का मैचिंग हो रहा है 3 वाले के साथ, तो P जो है वो 3, यही एक ही ऑप्शन है इसमें। तो P का मैचिंग 3, बाकी R आ गया तो बाकी सब भी तो निकाल ही सकते हैं ना। बैंडविड्थ बताना है और क्वालिटी फैक्टर बताना है, तो बैंडविड्थ होता है R/L, तो R पता कर ही चुके हैं जब हम लोग, और L दिया ही है तो R/L कर लेंगे। क्वालिटी फैक्टर होता है ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ है R/L और ओमेगा नॉट भी दिया हुआ है 10⁵ अपॉन जो बैंडविड्थ निकालेंगे वो चीज़, सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। ये भी पता कर सकते हैं पीक पावर डिसिपेटेड इन एट रेजोनेंस, तो रेजोनेंस के समय पे कितना पावर डिसिपेशन हो रहा होगा,
तो वही चीज़ आई स्क्वायर आर कर सकते हैं यहाँ से, रेजोनेंस के समय पे यही है ना, इतना स्क्वायर इंटू आर मतलब 45 इंटू 45 वन आर पता किए थे, पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए अच्छा, तो ये है क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट देखते हैं 17। ये क्वेश्चन तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये सारे बच्चे सीखते हैं, कॉपी में सबके लिखा होगा। यहाँ पर क्या है कि ऐसा एक फ्रेम है और ये एक रॉड है कंडक्टिंग, इसको छोड़ दिया, मैग्नेटिक फील्ड है, तो जैसे जैसे नीचे गिर रहा होगा तो हम लोग इसका वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और एक्सेलरेशन फोर्स सारा चीज़ लिख सकते हैं। तो इसमें का एक कंडक्टिंग रॉड है, इसका मास दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, फिर बाकी कहीं फ्रिक्शन नहीं है, ये फ्रेम फ्रिक्शनलेस है ऐसा बोला है। फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर की तरफ है देखो, और कितना है वो भी दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड। जी का वैल्यू 10 लेने को कहा है, देखो जी का वैल्यू 10 लेना है। और क्या है कि रॉड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इक्वल टू 0 मूव्स डाउन अलोंग द रेल्स, एयर ड्रैग इज नेग्लिजिबल, बहुत अच्छी बात है। मैच ईच ऑफ, ये सारी चीज़ें मैच करना है। तो t इज इक्वल टू 0.2 सेकंड पे मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगा, पावर डिसिपेशन कितना हुआ, टर्मिनल वेलोसिटी भी पूछ लिया। चलिए ठीक है, तो जब यहाँ से आ रहा होगा, मान लीजिए किसी समय पर यहाँ पहुँचता है, उस समय का इसका स्पीड भी मान लेते हैं, तो उस समय इसमें जो ईएमएफ डेवलप हो रहा होगा VBL है ना, V इंटू B इंटू L, सारी चीज़ें वैल्यू दिया हुआ है इधर की तरफ। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो ये ऐसे रेल्स है और ये गिर रहा है, मान लो कुछ नीचे आने पर इसका स्पीड इतना था, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड देखो बाहर की तरफ है ना, तो V क्रॉस B बाहर, तो इधर की तरफ पॉजिटिव, ऐसा ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, कितना, तो VBL। यही ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस कर दें तो करंट आ जाएगा, तो ये करंट ऐसे दौड़ेगा, ऐसा, तो I विल बी इक्वल टू VBL अपॉन R, है ना, सब दिया हुआ है वैल्यूज, R का वैल्यू दिया है, B का वैल्यू, L का वैल्यू सब दिया हुआ है। I आ जाएगा, तो फिर अब इस पर रॉड पर मैग्नेटिक फील्ड में रॉड में करंट है ना, तो उसमें IL भी फोर्स लग रहा होगा, नहीं, तो I इंटू L इंटू B फोर्स किधर की तरफ, तो IDL क्रॉस B ऊपर की तरफ, तो इसलिए इधर की तरफ फोर्स हो गया मैग्नेटिक फोर्स, कितना, ILB, तो I इतना है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स लिख दें यहाँ पर, कितना हो गया, तो I इंटू L इंटू B मतलब V इंटू B स्क्वायर L स्क्वायर बाई R। इसके अलावा इस रॉड पर नीचे mg भी लग रहा है, तो नेट फोर्स हो गया दिस माइनस दिस, नेट फोर्स अपॉन मास करके एक्सेलरेशन लिख देंगे इसका, तो रॉड का एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू mg माइनस मैग्नेटिक फोर्स v इंटू बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर अपॉन मास, नेट फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन हो गया। और इसका वेलोसिटी कैसे कैसे वेरी कर रहा है वही बताना है, तो a को लिख देना dv बाई dt, तो dv बाई dt इज इक्वल टू, ये हो गया g माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू वी, है कि नहीं। और ये वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, g का वैल्यू 10 है, b l m r सब देख लेते हैं कितना कितना दिया है, b है 4 और लेंथ है 25 सेंटीमीटर, मतलब 1/100, 25/100 1/4, तो 4 ये है और लेंथ है 1/4, तो ये हुआ b स्क्वायर, b इंटू एल क्या हो गया 1, ये तो 1 ही हो गया, अपॉन m इंटू आर लिखा हुआ है। मास कितना है 20 ग्राम, मतलब 1/50 है ना, 20/1000 1/50, और लेंथ है इतना, मास इतना, रेजिस्टेंस कहाँ गया, ये है रेजिस्टेंस 5 ओम। चलो तो नेक्स्ट, हाँ यहाँ पर लिख रहे हैं, चलो तो ये हो गया 10 g का वैल्यू माइनस b इंटू एल तो 1 हो गया, अपॉन मास है 20 ग्राम 20/1000 और r दिया हुआ है 10 ओम इंटू v, है कि नहीं। तो ये हो गया 50/10, 5 10 माइनस 5 भी लिखा हुआ है,
डी वी बाई डी टी का वैल्यू, डी वी बाई डी टी लिखा हुआ है 10 माइनस 5v। अब डी टी को इधर ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, इक्वेशन बन जाएगी डी वी अपॉन, ये सबको नीचे ले गए, 10 माइनस 5v इज इक्वल टू डी टी, और दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 थी, जनरल t टाइम पे वेलोसिटी v मान लेते हैं, यही v पता करना है, ये log में आ जाएगा। तो ln 10 माइनस 5v है ना, और अपॉन में माइनस 5 भी लिख दे रहे हैं, 10 माइनस 5v का इंटीग्रेशन कर दिए, ये हो गया ln 10 माइनस 5v अपॉन में माइनस 5, लिमिट पुट करना है 0 से v इज इक्वल टू t है राइट साइड में, ये माइनस 5t हो गया, इधर चला जाएगा, और इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देंगे, तो जाएगा ln 10 माइनस 5v अपॉन लोअर लिमिट पुट करके 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 5t, है कि नहीं। और ये हो जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी वैल्यू पता चली जाएगी। इसमें बोला है t इक्वल टू 0.2 पर बताना है, तो t इक्वल टू 0.2 जब पुट करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा -1, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10 माइनस 5v अपॉन 10, मतलब इसको 1 माइनस v/2 लिख देते हैं। चलिए इसको लिख देते हैं ठीक से, ये हो जाएगा 1 माइनस v/2 है ना, इज इक्वल टू e के पावर -5t, और यहाँ पे हमने ये 1/e हो जाएगा ना, t इक्वल टू 0.2 पे 1/e, और 1/e का वैल्यू इसमें लेने को बोला है 4.4 लेने को बोला है। चलिए तो ये हो गया 0.4, 1 माइनस v/2 इज 0.4, तो v/2 इज इक्वल टू 0.6, यहाँ से आया v/2 इज इक्वल टू 0.6, तो मतलब v आ गया 1.2। चलिए तो उस समय का v पता चल गया, तो बाकी सारी चीजें पता चल जाएंगी। v है 1.2, तो यहाँ से चले तो i हो जाएगा 1.2 इंटू b इंटू एल बाई आर, तो b इंटू एल तो 1 आ रहा था, है ना, और r दिया था 10, तो i हो जाएगा 1.2 अपॉन 10, 0.12 हो जाएगा, और इसी तरह से f आ जाएगा 1.2 आया है v इंटू ये 1 है बाई r, वो भी उतना ही आ जाएगा, और ये a आ जाएगा। सारी चीजें जो भी पूछा है बता सकते हैं। चलो इधर लिखते हैं, चलिए t इक्वल टू 0.2 पे मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ, मतलब VBL का वैल्यू बताओ, तो VBL 1.2, तो इसका तो 3 हो गया, है ना। फिर कहें t इक्वल टू 0.2 पर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बताइए, तो फोर्स हम लोग लाए थे कितना, फोर्स आया था, रुकिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर लिखा होगा ना, फोर्स आया है 1.2 इंटू 1/10 0.12, तो फोर्स 0.12 कौन सा, ये वाला 4 वाला, है ना। और पावर डिसिपेटेड एज हीट, मतलब I²R का वैल्यू बताइए, तो I पता ही है, R पता ही है, I²R कर लेंगे। आंसर्स देख लेते हैं कौन सा इसका सही हो रहा है। P का 3 और Q का 4 किस में लिखा हुआ है, ये नहीं है, P का 3 Q का 4, D ऑप्शन, है ना। बाकी दोनों भी तो बता सकते हैं ना, तो ये बताना है कि पावर डिसिपेटेड बताना है इस समय का, तो जिस समय का वेलोसिटी 1.2 है उस समय करंट आ जाएगा, I²R कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और टर्मिनल वेलोसिटी भी पूछा है इसमें, टर्मिनल वेलोसिटी वो होती है जिस समय का एक्सेलरेशन 0 हो जाए, नहीं, टर्मिनल मतलब फाइनल वाली, जो फिर उसके बाद चेंज ना करे, तो एक्सेलरेशन 0 कब का हो रहा है ये बताना है, d/dt ये लिखा हुआ है ना, तो इसको अगर 0 कर दें तो ये 10 इज इक्वल टू इतना, तो ये लिखा हुआ है कितना 5v, 10 इज इक्वल टू 5v, मतलब v इज इक्वल टू 2,
टर्मिनल वेलोसिटी 2 आ जाएगा फिर। तो इसमें टर्मिनल वेलोसिटी ये 2 लिखा है ना इसमें, इसका तो ये वाला है लास्ट का, एस का 5 इसमें भी है, हाँ है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं। ये इस बार का ITJ का पेपर 1 था, ठीक है।